लफ्ज़ों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, लीजिए पेश है मेरी कहानी सुलगती राख का छठा एपिसोड, बैंक मैनेजर और खूबसूरत बला। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक से बढ़कर एक रोचक कहानियों को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब तक आपने सुना कि सत्यम के कत्ल की तफ्तीश चल रही थी और शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ चल रही थी। उसी थाने का एक दरोगा महबूब अली निर्दोष गरीब लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करता था। उधर झांसी शहर में एक गरीब परिवार वर्ष 2002 में हंसी खुशी रहता था। बैंक मैनेजर अनिल दुबे को औरतों का अत्यधिक शौक था। उनके पास एक धमकी भरा फ़ोन आता है। अब आगे सुनिए। किसी अनजान शख्स का धमकी भरा फ़ोन आने के बाद अनिल दुबे का तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो गया था। शराब का सुरूर उतर चुका था। वो सोच रहा था, आज तक मैंने ना जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनके साथ सेक्स किया है कि मुझे खुद ही याद नहीं। ये साला कौन लंडूरा है जो मुझे फ़ोन पर धमकी दे रहा है। अरे भैया, जब उन लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये कौन सिरफिरा है जो मुझे व्यभिचारी बुला रहा है। अरे जब मेरी बीवी 40 की उम्र में ही साथ लेटने से मना करती है तो यहाँ मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या वो साला अपनी माँ बहन को भेजेगा मेरे पास? इसमें भला कौन सी गलत बात है? झटा गई का। सुबह तक अनिल दुबे के दिमाग से कल रात की बात निकल चुकी थी। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस जाने से पहले वो अपने बैंक के आंचलिक कार्यालय मून हाउस गोमती नगर पहुंच गया था। अमीनाबाद शाखा से पहले वो यहीं पर नियुक्त था। बिल्डिंग के बाहर से ही उसने वहाँ की अपनी पुरानी वाली एक स्टाफ अधिकारी तनीषा बोस को फ़ोन मिलाया। हेलो तनीषा, कैसी हो? तनीषा बोली, आप तो सर यहाँ से की गया, हम उनको तो एकदम भूल ही गया। अरे नहीं तनीषा, तुमको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 2 मिनट के लिए ज़रा बाहर तो आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तनीषा दौड़कर बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। अनिल उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, की देख रहा है सर? कुछ नहीं, बस तुम्हें ही देख रहा था। कितने दिन हो गए हम लोगों को साथ में डिनर किए हुए। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अनिल ने कहते हुए एक पैकेट तनीषा को थमा दिया था। क्या सर, आप सर्वदा ही गिफ्ट देते रहता है। अम्मी ये नहीं लेगा, तनीषा ने इठलाते हुए कहा। अरे ये तो तुम्हें रखना ही होगा तनीषा। क्या इतना भी अधिकार नहीं है मुझे? आज शाम को ट्रीट में मिलते हैं। मैं वेट करूँगा अपनी उसी पुरानी वाली टेबल पर। तनीषा मुस्कुराती हुई अंदर चली गई थी। अनिल ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और बाइक अपनी शाखा की तरफ बढ़ा दी। एक मोटरसाइकिल उसका घर से ही पीछा कर रही थी। अमीनाबाद ब्रांच के बाहर अनिल ने बाइक रोकी और स्टैंड पर लगा दी। अभी वो अपना हेलमेट उतार ही रहा था कि मोबाइल बज उठा। उसने फ़ोन उठा लिया। कौन बोल रहा है? अनिल जी, मैं बात कर रहा हूँ, सजग कुमार। कल रात में आपसे बात हुई थी। अरे यार सजग, क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? तुम्हें और कोई काम नहीं है जहाँ तुम अपनी सजगता दिखा सको? कल आप किंचित मदिरा पान किए हुए थे, अतः मैंने ये उचित समझा कि आपको सामान्य दशा होने पर एक बार पुनः सजग कर दूं। अबे सांडू, तू तो लिमिट ही क्रॉस किए जा रहा है। तुझे कोई दिक्कत है तो पुलिस के पास जाकर शिकायत क्यों नहीं करता है? अब इसी पल से आप किसी पराई स्त्री के साथ दैहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। फ़ोन कट गया था। अनिल के माथे पर पसीना छलछला आया था।
बैंक शाखा के अंदर जाकर वो अपने काम में लग गया था। आज रुचिता की तरफ भी उसने अपनी कामुक नज़रों से नहीं देखा था। दोपहर लंच के बाद तनीषा का फ़ोन आ गया था। उसने शाम को उसी पुरानी जगह पर मिलने को कहा था। अनिल ने तनीषा से कहा, तनीषा आज दरअसल कुछ काम आ गया था, आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग कब मिलेंगे पुरानी जगह पर। सॉरी तनीषा। अरे की सॉरी बोलता है आप, कोई बात नहीं है, तनीषा बोस ने कहा। शाम को तनीषा बोस अपने घर पहुंची तो देखा उसका पति शांतनु ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। तनीषा ने अपना बैग टेबल पर पटका और वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। उसने शांतनु से कहा, शो ना प्लीज़, तारी एक कप चाय बना कर ले आओ ना, उससे पूर्व एक ठो ग्लास जोल दे दो ना मेरे सोना, अम्मी कितना थक जाता है, बैंक का नौकरी बहुत झमेले वाला होता है बाबू। शांतनु बोस ने टीवी ऑफ किया और उठकर किचन में गया और गैस स्टोव पर चाय चढ़ा दी। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक गिलास लेकर ड्राइंग रूम में आया। देखता है तनीषा सोफे पर ही लेटे हुए सो गई है। तनीषा का मोबाइल बगल में ही रखा हुआ है। उसने मोबाइल लिया और लॉक खोला। वो कॉल्स डिटेल्स देखने लगा। व्हाट्सएप पर तनीषा ने अनिल दुबे को गिफ्ट के लिए थैंक यू एक इमोजी के साथ भेजा था। शांतनु ने टेबल पर रखा गिफ्ट बड़ी हिकारत से देखा। जिस कंपनी में शांतनु सेल्स एग्जीक्यूटिव था, टारगेट पूरे ना होने के कारण उस कंपनी से उसकी नौकरी छूट गई थी। फिलहाल वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था। महबूब अली अपने घर पर सुबह थाने जाने के लिए तैयार हो रहा था। वर्दी पहनकर उसने अपनी मूंछों को ताव दिया। कमर पर बंधे रिवॉल्वर केस के अंदर पिस्टल डाली। उसकी बेल्ट नहीं मिल रही थी। उसने अपनी शरीके हयात को आवाज़ लगाई, रज़िया बेगम, हमारी बेल्ट कहाँ रखी है? रज़िया घबराई हुई किचन से भागती आई और बोली, बेल्ट तो वहीं होगी जहाँ पर रात को आपने वर्दी रखी थी। महबूब चिल्लाते हुए बोला, तो फिर आखिर कहाँ गायब हो गई? बेवकूफ़ औरत, एक चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहने देती है, कमबख्त। 100 दफ़े कहा है कि मेरी चीज़ को हाथ ना लगाया कर, लेकिन ये अहमक औरत सुनती ही कहाँ है। रज़िया घबराकर बेल्ट को इधर उधर ढूंढने लगी थी। महबूब अली उसे जलती हुई आंखों से घूरे जा रहा था। वो चीखा, मिलने दो बेल्ट, फिर उसी बेल्ट से तेरी ऐसी सुताई करूंगा कि तू कभी नहीं भूलेगी कि हमारी किसी चीज़ को छूना नहीं है। अल्लाह कसम, हमने आपकी बेल्ट नहीं देखी है, रज़िया ने रुआसी आवाज़ से कहा। तो फिर क्या तेरा बाप ले गया? लेकिन वो तो कब का दोज़ख जा चुका है, जहन्नुम तो थोड़ी आकर मेरी बेल्ट उठाकर ले जाएगा। कहीं जिन्न तो नहीं बन गया है तेरा बेशरम बाप, जाते जाते प्लॉट अपने पागल बेटे को दे गया। अपने वालिद के बारे में ऐसी बातें सुनकर रज़िया से रहा नहीं गया। वो बोली, आपको जो कहना हो हमें कह लीजिए, लेकिन हमारे मरहूम अब्बू को आप कुछ न कहें तो बेहतर होगा। दूसरे हमारे भाईजान पागल नहीं हैं, वो निहायत ही सीधे इंसान हैं जो कि दुनियादारी को नहीं समझते हैं। ओहो, बड़ी जबान चला रही है। तेरी अम्मा ने यही तहजीब सिखाई है तुझे कि अपने शौहर से तू तड़ाक करो? रज़िया रोती हुई किचन में गई तो वहाँ पर चाय उबलकर गैस स्टोव पर गिर चुकी थी। वो कपड़े से गिरी हुई चाय साफ करने लगी। महबूब को अपनी बेल्ट दीवार पर लगी खूंटी पर ही मिल गई थी। उसने खुद ही अपनी तहमत उतार कर उसके ऊपर टांग दिया था। वो बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगा था। रज़िया पीछे से बोली, नाश्ता तो करते जाइए, तैयार हैं। अपना सड़ा हुआ नाश्ता तुम ही ठूसो और मरो जाकर, जाहिल कहेंगी, कहता हुआ महबूब थाने के लिए निकल गया था। बुलेट से उतरकर वो थाने के भीतर गया और अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया। गंगाराम उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। गंगाराम से महबूब बोला, गंगाराम जाओ जरा घसीटे हलवाई के यहाँ से 2 खस्ते छोले और पाव भर देशी घी की जलेबी ले आओ, बड़ी भूख लगी है। पहले तो जमकर नाश्ता किया जाए, और हाँ, बढ़िया अदरक वाली चाय भी ले आना, अपने लिए भी ले लेना और मेरे खाते में लिखवा देना। गंगाराम ने कहा, SHO साहब आपका बुलाइन है, जब तक हम नाश्ता लेकर आते हैं आप मिल लो जाकर। महबूब अली ने बुरा सा चेहरा बनाया और बोला, इन तिवारी जी को भी चैन नहीं है, कहो तो भला कि इनका नाम तो है गिरधर, लेकिन परेशान रहते हैं और खुद भी
और दूसरे मातहतों को भी उंगली करते रहते हैं। ये नहीं अपने नाम के हिसाब से चैन की बंसी बजाया करें। महबूब अली वहाँ से उठा और एसएचओ के केबिन की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे मालती गौतम सामने से आती दिखाई दी। महबूब ने मालती से कहा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो हमें कहिएगा मालती जी। इससे पहले आप हजरतगंज थाने में थी, वो थोड़ा पॉश इलाका था। यहाँ पर ज़्यादातर हरामी टाइप के लोग ही टकराते हैं। मालती ने कहा, हाँ टकराते तो हरामी टाइप के ही लोग हैं, लेकिन मैं देख लूँगी, बाकी आप तो हैं ही। हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस वाले का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, है कि नहीं मालती जी? जी धन्यवाद, मुझे ज़रा राय सर के पास जाना है, कहती हुई मालती तेज़ी से निकल गई। महबूब अली पलट कर उसे जाते हुए घूरता रहा। वो मालती के पृष्ठ भाग के उभारों को बड़े ध्यान से निहार रहा था। जाती हुई मालती के दोनों नितंब दाएं बाएं उठ गिर रहे थे। उन्हें देखने में ही महबूब को अपार सुख का अनुभव हो रहा था। कुछ ही देर में जब वो आंखों से ओझल हो गई, तब महबूब मियाँ आगे बढ़े और मालती के बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगे। महबूब अली आज पूछताछ के बहाने से चौरसिया के घर गया था। चौरसिया की पत्नी घर पर नहीं थी। चौरसिया को छोड़ने के एवज में उसकी बेटी से अपनी मांग दोहराई थी। उधर कुछ दिनों से एक बाइक वाला महबूब अली को लगातार फॉलो कर रहा था। दूसरे दिन तक अनिल दुबे उस फ़ोन कॉल को थोड़ा भूल चुके थे। वे अपने केबिन में बैठे एक अश्लील वीडियो देख रहे थे और बीच बीच में रुचिता खंडेलवाल को वहीं से निहार रहे थे, जो कि अपने काउंटर पर बैठी काम कर रही थी। सिस्टम की खराबी के कारण 2 दिनों से सबसे तेज चैनल के कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट नहीं हो सकी थी। कुछ कर्मचारी सैलरी ना मिलने के कारण उनसे मिले भी थे, लेकिन अनिल दुबे ने उनको टका सा जवाब दे दिया था कि सिस्टम की फॉल्ट है। वेतन ना मिलने के कारण उन कर्मचारियों को हो रही परेशानी से अनिल दुबे को कोई हमदर्दी या खास चिंता नहीं थी। बैंक वालों का वेतन तो हमेशा महीने की पहली तारीख के बजाय एक दिन पहले, यानी पिछले महीने की आखिरी तारीख को हर हाल में मिल ही जाता था। अगले दिन अनिल ने तनीषा बोस को उसी पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुला लिया था। शाम को अनिल हजरतगंज के रेस्तरां ट्रीट में पहुंच गया था। ठीक समय पर तनीषा बोस आ गई थी। उसकी आंखों पर डार्क ब्लू रंग का चश्मा लगा हुआ था। उसके भूरे बाल गोरे गालों को छेड़ते हुए और उसके कंधों को छूते हुए नितंब के नीचे घुटनों तक लहरा रहे थे। अनिल अंदर से ही उसे ऑटो से उतरते हुए देख रहा था। कसम से ये बंगालन औरतें मछली खा खाकर अपने बालों को इतना लंबा और घना कर लेती हैं कि क्या कहें। तनीषा ने अपने बालों को झटका और अनिल के सामने बैठते हुए अपना चश्मा बड़ी अदा से उतारने लगी। ट्रीट रेस्तरां के सामने ऑटो से उतरते ही उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए थे। अनिल ने मुस्कुरा कर कहा, आज कितने दिनों बाद मिले हैं, तुम भी अब मुझे याद नहीं करती हो? ऐसा नहीं है सर, आप तो जाने ना ही कि एखाने आईटी विभाग में शतों प्रकार का प्रॉब्लम रहता है। जोनल मैनेजर भी बड़ा खड़ूस है, जब देखो तो अपने केबिन में ब्रीथा में ही बुला लेता है और उल्टी सीधी कोथा करता रहता है। तनीषा अपना मुंह बिचकाते हुए बोली। अरे उससे बच कर रहना तनीषा, बड़ा दिलफेक टाइप का आदमी है वो बुड्ढा। मीटिंग में जब वो हम लोगों की पैंट उतरवाने की बात करता है तो फिर वो तुम्हारी जैसी हीरोइन का क्या क्या उतरवाने की सोचता होगा, राम जाने। वो तो तुम्हें टच करने के बहाने ही ढूंढता रहता होगा। अनिल ने तनीषा को डराते हुए कहा। उड़ी बाबा, जेडम इतना डेंजरस है? अम्मी भविष्य में उसके केबिन में कभी एकला जाबो ना। तनीषा ने डरते हुए अपने एक बटन को बंद करने की असफल कोशिश करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ कि क्या खाओगी तुम? कुछ अपनी पसंद का ऑर्डर कर दो, अनिल बोला। अनिल की निगाहें तनीषा के क्लीवेज को भेद रही थीं। तनीषा भी छिपी नज़रों से देख रही थी कि सर मुझे कैसी चाहत भरी निगाहों से देखे जा रहे हैं। उसे मन ही मन बड़ा अच्छा लग रहा था। नारी का ये भी एक रूप होता है, वो हमेशा चाहती है कि पुरुष उसे चाहत भरी निगाहों से देखे, तड़पे और सराहे, लेकिन व्यवहार में वो मर्यादित ही रहे। तनीषा इठलाते हुए अपने शर्ट के खुले बटनों को देखती हुई बोली, सर आप भी किधर खोया है, चलो खाना शुरू किया जाए।
अनिल ने अपनी निगाहें उसके वक्ष स्थल से हटाते हुए थोड़ा झेंपते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था और सोच रहा था तुम हमेशा ही इतनी तरोताज़ा और खिली खिली कैसे दिखाई पड़ती हो। और लड़कियों को देखो तो वो शाम तक बिल्कुल मुरझा ही जाती हैं। मालूम नहीं कि ये तुम्हारे मेकअप का जादू है या फिर तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी का कमाल है। बंगाल की हो, कहीं कोई काला जादू तो नहीं जानती हो। अरे सर, आप भी बस कुछ भी बोलता है। अमी मेकअप तो बहुत ही कम को होता है। घर पर मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, खीरा, नींबू, शहद, बेसन, दही और एलोवेरा का व्यवहार होता है। वाह भाई वाह तनिषा, तुमसे सीखना चाहिए इन लड़कियों को जो 2-2 किलो का मेकअप लादे रहती हैं अपने चेहरे पर और अपने को झूठे ही खूबसूरत समझती हैं। मेरा बस चले तो तुम्हें मिसेज लखनऊ का खिताब दे दूं। अभी भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बस 18-19 की ही हो और तुम अगर स्कर्ट पहन लो तो लोग यही कहेंगे कि 11वीं की स्टूडेंट हो। तनिषा काफ़ी देर तक खिलखिलाकर हंसती रही। वो काफ़ी खुश भी हो गई थी। तारीफ की ओवरडोज तो समझदार लोगों को भी बहकावे में डाल देती हैं। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या अब आगे इस बैंक मैनेजर का कत्ल होने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का 7वां एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचती रहें। नमस्ते।